उस दिन किसी को याद नहीं था कि बैंक के बाहर लगे उस बोर्ड पर क्या लिखा था, लेकिन सबको ये जरूर याद था कि एक आदमी था जिसे गार्ड ने इतनी बेरहमी से धक्का दिया था कि उसकी बोरी फर्श पर गिर गई थी। और बोरी से गिरे कागजों को देखकर लोगों ने हंसते हुए यही कहा था कि देखो, कूड़ा भी लिखना पढ़ना सीख गया है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने न गाली दी, न सफाई दी, न ही किसी की आंखों में आंख डालकर देखा। उसने बस चुपचाप अपने कागज समेटे, बोरी उठाई और एक कदम पीछे हट गया। उसी वक्त बैंक के अंदर अफसरों की आवाज़ें ऊंची हो रही थीं, क्योंकि देश के 500 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन हाथों को अभी कूड़ा बिनने वाला समझकर दुत्कारा गया था, वही हाथ अगले दिन इस पूरे सिस्टम को आईना दिखाने वाले थे। लेकिन उस समय वहां खड़े किसी भी इंसान को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कहानी अपमान की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की शुरुआत है जो चुपचाप सब कुछ बदल देने वाली है। रघु को उस बैंक के बाहर खड़े हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन जितनी देर वो वहां खड़ा रहा, उतनी देर में उसके भीतर का इंसान जैसे बार बार टूटता रहा। उसके फटे हुए कपड़े, धूल से सना चेहरा और हाथ में पकड़ी पुरानी बोरी लोगों के लिए किसी इंसान की पहचान नहीं थी, बल्कि एक लेबल थे, और उस लेबल का नाम था बेकार, गंदा, बोझ। बैंक के गेट पर खड़ा गार्ड हर आने जाने वाले को सम्मान से देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रघु पर पड़ी, उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं और बिना कुछ सोचे उसने वही किया जो वो रोज करता था। उसने आदेश दिया, यहाँ खड़ा मत रह, निकल। रघु ने धीरे से कहा कि उसे अंदर जाना है, बस 2 मिनट के लिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गार्ड का हाथ आगे बढ़ा और उसने रघु को ऐसे पीछे धकेला जैसे कोई चीज रास्ते में आ गई हो। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने मुस्कुराकर देखा और कुछ ने मन ही मन ये मान लिया कि ये सब ठीक ही हुआ है, क्योंकि इस देश में गंदे कपड़े पहनने वाले लोगों के लिए इज्जत की कोई जगह नहीं होती। रघु के हाथ से बोरी छूट गई और बोरी से गिरे कागज सड़क पर फैल गए। पुराने अखबार, कुछ फटे हुए दस्तावेज और एक टूटी हुई पेन ड्राइव। एक आदमी ने हंसते हुए कहा कि आजकल कूड़ा भी डिजिटल हो गया है। रघु ने सिर झुका लिया। उसने एक एक कागज उठाया, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे वो जानता हो कि जल्दी करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसके चेहरे पर न शर्म थी न गुस्सा, बस एक थकी हुई चुप्पी थी। वही चुप्पी जो सालों से सिस्टम की मार झेलते लोगों के चेहरे पर जम जाती है। बैंक के अंदर अफसर मीटिंग में बैठे थे। एसी की ठंडी हवा, चमकती टेबल और दीवारों पर टंगे बड़े बड़े पोस्टर। लेकिन उस चमक के बीच डर भी था, क्योंकि 500 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, और जब पैसा गायब होता है तो सवाल भी बहुत गहरे होते हैं। रघु बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने बोरी अपने पैरों के पास रखी और कुछ देर तक बस सामने देखता रहा, जैसे उसे पता हो कि अभी कुछ भी कहना बेकार है। लोग आते जाते रहे, कोई उसे देखता, कोई नहीं, और धीरे धीरे वो वहाँ के माहौल का हिस्सा बन गया, जैसे एक ऐसी चीज़ जिसे सब देख लेते हैं लेकिन कोई महसूस नहीं करता। उस दिन पहली बार नहीं था जब उसे इस तरह देखा गया था, और शायद आखिरी बार भी नहीं, लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ अलग चल रहा था, कुछ ऐसा जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। रात होते होते शहर की रौनक बदल जाती है। दिन में जिन सड़कों पर भीड़ होती है, रात में वही सड़कें थकी हुई लगती हैं। रघु उस रात भी अपने छोटे से कमरे में लौटा। वो कमरा किसी कॉलोनी में नहीं था, बल्कि एक पुरानी इमारत के पीछे बने कमरों की कतार में था, जहां लोग सिर्फ इसलिए रहते थे क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं थी। कमरे में एक पुरानी मेज, एक कुर्सी और कोने में रखा एक छोटा सा बिस्तर, दीवारों पर सीलन के निशान और एक बल्ब जो ठीक से जलता भी नहीं था। रघु ने बोरी नीचे रखी, कपड़े बदले और बिना किसी हड़बड़ी के मेज पर रखे लैपटॉप को खोला। ये वही लैपटॉप था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कबाड़ है, लेकिन रघु की उंगलियां जैसे ही कीबोर्ड पर चलीं, स्क्रीन पर जो खुला वो किसी कबाड़ का काम नहीं था। उसने कागजों को एक एक करके फैलाया, अखबारों की कटिंग, बैंक की रिपोर्ट्स, कुछ नाम जो बार बार दोहराए जा रहे थे और कुछ तारीखें जो मेल नहीं खा रही थी। ये सब अचानक इकट्ठा नहीं हुआ था, ये महीनों की चुपचाप की गई मेहनत थी। रघु उन जगहों पर जाता था जहां कोई नहीं जाता, कूड़े के ढेर, बंद दफ्तरों के पीछे के रास्ते और उन फाइलों तक जो गलती से या जानबूझकर फेंक दी गई थी। वो कूड़ा बीनने वाला नहीं था, लेकिन उसने कूड़े से सच निकालना सीख लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन ये ताकत किसी को दिखाने की नहीं थी, क्योंकि देश में सच दिखाने से पहले उसे साबित करना पड़ता है कि तुम सच बोलने के लायक हो।
रघु ने कागज उठाया। उस पर बैंक की मुहर थी और नीचे एक सिग्नेचर, वही सिग्नेचर जो उसने 3 और दस्तावेजों में देखा था, लेकिन तारीखें अलग थीं, रकम अलग थी और मंजूरी का रास्ता भी अलग। उसने पेन ड्राइव लगाई और स्क्रीन पर कुछ फाइलें खुलीं, सीसीटीवी फुटेज, ट्रांजैक्शन लॉग और कुछ ईमेल्स जो कभी आधिकारिक तौर पर भेजे ही नहीं गए थे। ये सब देखकर किसी को भी लग सकता था कि ये काम किसी बड़े गिरोह का है, और सच भी यही था। लेकिन गिरोह बाहर नहीं था, वो सिस्टम के अंदर बैठा था। रघु ने कुर्सी से पीठ टिकाई, आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे सालों पहले उसने भी एक दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर यही काम किया था, कागजों की गिनती, नंबरों की जांच और सिस्टम की सफाई। लेकिन उस समय उसने एक गलती की थी। उसने सच को जल्दी सामने लाने की कोशिश की थी और सिस्टम ने उसे उसी तरह बाहर कर दिया था जैसे आज गार्ड ने बैंक से बाहर किया। उस रात रघु जानता था कि अगला दिन आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ पैसे नहीं हैं, वे उस भरोसे का सवाल है जो आम आदमी इस सिस्टम पर करता है। और अगर वो भरोसा टूटता है तो सबसे पहले टूटता है वही आदमी जो लाइन में सबसे आखिर में खड़ा होता है। अगली सुबह जब रघु उस कमरे से निकला तो चेहरे पर कोई अलग भाव नहीं था, न आत्मविश्वास न डर, बस वही पुरानी थकान जो रात भर जागने के बाद आंखों में उतर आती है। उसने बोरी कंधे पर डाली जैसे हर रोज डालता था और उसी रास्ते पर चल पड़ा जो उसे फिर उसी बैंक की ओर ले जाता था। फर्क बस इतना था कि आज उसके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि समय अब उसके खिलाफ नहीं है। बैंक के बाहर वही गार्ड खड़ा था, वही सख्त चेहरा, वही रूखा व्यवहार। और जैसे ही उसने रघु को देखा उसकी भौहें फिर सिकुड़ गईं। लेकिन आज रघु ने नजर झुकाई नहीं, उसने कुछ कहा भी नहीं, बस गेट की ओर बढ़ता रहा। गार्ड ने फिर रास्ता रोका, आवाज ऊंची की, कल समझाया नहीं क्या, यहाँ क्यों आता है बार बार? आसपास खड़े लोगों ने फिर वही पुराना तमाशा महसूस किया। लेकिन आज रघु के हाथ में बोरी के अलावा एक फोल्डर भी था, साधारण सा फोल्डर, बिना किसी नाम के। उसने बस इतना कहा कि उसे मैनेजर से मिलना है 5 मिनट के लिए, और ये बात उसने इस तरह कही जैसे ये कोई विनती नहीं बल्कि एक जानकारी हो। गार्ड ने हंसकर कहा कि मैनेजर किसी कूड़ा बिनने वाले से मिलने का वक्त नहीं रखता, और रघु को फिर पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन इस बार रघु डगमगाया नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। और उसी वक्त अंदर से एक जूनियर क्लर्क बाहर आया, शायद चाय लेने, शायद किसी और काम से। उसकी नजर फोल्डर पर पड़ी, फिर रघु के चेहरे पर, और कुछ पल के लिए वो रुक गया। उसे खुद नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे लगा कि इस आदमी को ऐसे ही भगाना ठीक नहीं है। उसने गार्ड से कहा कि 1 मिनट, अंदर जाकर पूछ लेते हैं। गार्ड ने मुंह बनाया, लेकिन उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। क्लर्क अंदर गया और कुछ ही मिनटों में माहौल बदलने लगा। बैंक के अंदर वही मीटिंग चल रही थी, वही घबराहट, वही एक दूसरे पर शक। और जैसे ही क्लर्क ने कहा कि बाहर एक आदमी है जो 500 करोड़ के बारे में कुछ जानता है, कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ अफसरों ने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर के चेहरे पर हल्की सी चिंता उभर आई, क्योंकि जब सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे ज्यादा डर उसी को लगता है जिसे सब कुछ ठीक दिखाना होता है। उसने कहा कि उस आदमी को अंदर लाया जाए, लेकिन पीछे के रास्ते से, ताकि कोई तमाशा ना हो। रघु को जब अंदर ले जाया गया तो उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक बदल गई। बाहर की धूल और शोर से निकलकर वो ठंडी चमकती फर्श पर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो ये सब पहले देख चुका हो। मीटिंग रूम में बैठे अफसरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ ने नाक से कोड़ ली, कुछ ने फाइलें बंद कर ली, और मैनेजर ने सीधे सवाल किया कि उसे क्या चाहिए। रघु ने कुर्सी पर बैठने से पहले अनुमति नहीं मांगी। उसने बस फोल्डर टेबल पर रखा और कहा कि जो पैसा गायब हुआ है वो बाहर नहीं गया, वो यहीं है, बस रास्ता बदल गया है। कमरे में हलचल हुई, सवालों की बौछार शुरू हुई, लेकिन रघु चुप रहा। उसने बस एक एक करके कागज निकालने शुरू किए, और जैसे जैसे नाम, तारीखें और रकम सामने आती गई, वैसे वैसे कमरे की हवा भारी होती गई। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि ये अब तमाशा नहीं बल्कि खतरा बन चुका था। लेकिन सिस्टम इतनी आसानी से हार नहीं मानता। रघु की बातों को सुनने के बाद भी किसी ने उसे सही नहीं माना। उल्टा सवाल उसी पर उठने लगे। उससे पूछा गया कि ये कागज उसे कहाँ से मिले, वो कौन है और उसे इसमें क्या फायदा है। मैनेजर ने साफ कहा कि ये सब झूठ भी हो सकता है और ऐसे कागज कोई भी बना सकता है। रघु ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि कागज झूठे हो सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर नहीं, और ट्रांजैक्शन लॉग तो खुद सिस्टम बनाता है। कमरे में बैठे कुछ लोग ये बात समझ रहे थे, लेकिन समझने से सच स्वीकार नहीं हो जाता, क्योंकि सच स्वीकार करने का मतलब होता है अपनी कुर्सी पर सवाल उठाना, और इस देश में कुर्सी से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती। रघु को वहां से जाने को कहा गया, ये कहकर कि जांच होगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसे बुलाया जाएगा।
बाहर निकलते वक्त वही गार्ड फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसने धक्का नहीं दिया। उसने नजर चुरा ली, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि वो आदमी सिर्फ कूड़ा नहीं उठाता। लेकिन ये एहसास भी देर से आया था। रघु बाहर आकर फिर उसी सीढ़ी पर बैठ गया। लोग आज भी उसे उसी नज़र से देख रहे थे, क्योंकि सच अभी आधिकारिक नहीं हुआ था, और जब तक सच पर मोहर नहीं लगती तब तक आदमी की इज्जत नहीं बदलती। शाम होते होते खबर फैलने लगी, लेकिन सच की तरह नहीं, अफवाह की तरह। किसी ने कहा कि बैंक में कोई अंदरूनी आदमी पकड़ा गया है, किसी ने कहा कि एक पागल आदमी झूठे कागज लेकर घूम रहा है, और किसी ने ये भी कहा कि सरकार सब कुछ दबा देगी। रघु ने अखबार उठाया। उसमें 500 करोड़ का जिक्र तो था, लेकिन कहीं उसका नाम नहीं था, कहीं उसकी मेहनत नहीं थी, और कहीं ये नहीं लिखा था कि ये मामला कैसे सामने आया। उसे ये समझ आ गया कि सिस्टम अभी भी वही कर रहा है जो वो हमेशा करता आया है, सच को छोटा करना और आदमी को अदृश्य। दोपहर में उसे फिर से फोन आया, इस बार थाने से नहीं बल्कि बैंक से। कहा गया कि उसे कुछ और सवालों के जवाब देने हैं। रघु वहां पहुंचा। इस बार गार्ड ने रोका नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संदेह था। अंदर उसे एक छोटे से कमरे में बैठाया गया, जहां दीवारें मोटी थीं और आवाजें बाहर नहीं जाती थीं। सामने 2 अफसर बैठे थे, चेहरे पर औपचारिकता और सवालों में सख्ती। उन्होंने